अच्छा माशाल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, हम पढ़ रहे थे क्या पढ़ रहे थे? इंटेंजिबल्स। अभी तक जो आपने पढ़ा उसमें कुछ सवाल है? एक सवाल ग्रुप पे भी आया हुआ है, वो भी मैं एड्रेस करता हूँ। और कुछ सवाल है? इंटेंजिबल एसेट नहीं नहीं, बेसिकली वो मेरी भी नज़र से गुजरा। मुझे एक और बच्चे ने भी पूछा था, वहाँ पे मैं समझता हूँ कि किताब का लिखने का असलूब ठीक नहीं है, वो बात लिखने का अंदाज़ ठीक नहीं है। गुडविल जो है, एक्वायर्ड गुडविल जो है, वो इंटेंजिबल ही एसेट है। अलबत्ता उसके ऊपर IAS 38 के बजाय IFRS 3 अप्लाई होता है, यानी उसकी जो गाइडलाइन है वो IFRS 3 में से निकलती है, बट वो इंटेंजिबल एसेट ही है। हाँ, जो अलबत्ता जिस बात को वहाँ पे करने की कोशिश की गई है किताब में, वो कुछ और थी। वो असल में ये थी कि ये जो आप अपनी ब्रांड बिल्डिंग कर रहे होते हैं या गुडविल बिल्डिंग कर रहे होते हैं, जिसकी आपने खुद एक एग्जांपल दी, गुडविल थ्रू एडवर्टीजमेंट, दैट इज़ नॉट एन इंटेंजिबल एसेट, क्योंकि IAS 38 की नज़र से वो एक्वायर्ड गुडविल है ही नहीं। IAS 38 उसको कहता है ये इंटरनली जनरेटेड गुडविल है, कि आप अपनी ही खुद मशहूरी कर रहे हैं, अपनी ही सर्विसेज के थ्रू, बेस्ट सर्विसेज के थ्रू। फॉर एग्जांपल, आपने कस्टमर सर्विसेज बहुत अच्छी दी है, ज़ाहिर इससे ब्रांड बिल्डिंग होगी, ये भी इंटरनल जनरेटेड गुडविल है, ये एक्वायर्ड गुडविल बिल्कुल नहीं होती। तो मैं वो जो आप जिस तरफ किताब की तरफ रेफ़र कर रहे हैं वो ठीक नहीं लिखा हुआ, यानी जो बात किताब ने कहना चाहिए वैसे लिखा नहीं हुआ। ये किताब आपको मिल जाएगी अगर आप हासिल करना चाहें प्रिंटेड वर्जन में, तो बुक सेलर्स कोई ना कोई है, बल्कि वही तो यकीनन दे ही रहे होंगे, वही बुक सेंटर पे, और भी शायद को दे रहे होंगे, आई डोंट नो। तो ये किताब हासिल कर लेंगे तो इससे ये होगा कि आप किताब के ऊपर नोटिंग भी कर लेंगे, कोई काट पीट कर लेंगे। जी, वहीद बुक्स जो CA की किताबों में काफ़ी पॉपुलर नेम है। हाँ, यहाँ मेरे ख्याल में मंगवा रहे हैं कुछ किताबें ना, ताकि बच्चों को जाना ना पड़े वहाँ। तो आप यहाँ से भी सलमान साहब से चेक कर लीजिएगा, सलमान साहब आपको बता देंगे कि कब एग्जैक्टली यहाँ आएंगी। अच्छा जी, और कोई सवाल? और कोई सवाल? एनी क्वेश्चन? ओके, सो अभी तक हमने जो बात डिस्कस कर ली वो क्या क्या थी? उसमें हमने इंटेंजिबल की डेफिनेशन को डिटेल परख लिया कि कौन कौन से कंडीशंस हैं जो मीट करेंगे तो ये इंटेंजिबल कहलाएगा। एक सवाल आपने पूछ लिया रिगार्डिंग एडवर्टीजमेंट, वो बात भी क्लियर हो गई कि अगर कोई कंपनी थ्रू एडवर्टीजमेंट या थ्रू अपनी एफर्ट्स के थ्रू कोई ब्रांड बिल्डिंग करती है तो वो बिल्कुल भी इंटेंजिबल एसेट नहीं है, क्योंकि it is equivalent to generating your goodwill internally, and internal generation of goodwill is recognition of internal generation of goodwill is prohibited. आप उसको recognize नहीं कर सकते। एक और क्वेश्चन जो है वो राइज होता है कि ऐसे इंटेंजिबल्स जो कि पार्ट ऑफ टेंजिबल्स हों उनका क्या करना है। ये ग्रुप में क्वेश्चन आया हुआ था कि ऐसे इंटेंजिबल्स जो किसी टेंजिबल एसेट का पार्ट हो उसका क्या करेंगे। जो क्राइटेरिया IAS 38 ले डाउन करता है वो अल्फाज ये हैं कि अगर वो इंटेंजिबल उस टेंजिबल एसेट को ऑपरेट करने या यूं कह लीजिए उसको अलाइव करने के लिए इंटेग्रल पार्ट है उसका, तो फिर वो इंटेंजिबल भी उस टेंजिबल एसेट का ही हिस्सा समझा जाएगा। मिसाल के तौर पे बहुत कॉमन एग्जांपल है कि जब आप कोई लैपटॉप ख़रीदते हैं तो वो लैपटॉप दैट कम्स विद द विंडोज़ और एनी अदर ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट विंडोज़ इज़ ऑल्सो लाइसेंस्ड, अगर आप लाइसेंस के साथ लें तो। सो अगर आपने फॉर एग्जांपल एक लैपटॉप ख़रीदा है जिसकी कीमत है फ़र्ज़ कर लीजिए 2.5 लाख रुपया, तो उसके अंदर 15-20 हज़ार रुपया उसने विंडोज़ का भी डाला हुआ था, तो प्रॉबेबली मशीन की कॉस्ट थी 2,30,000 और 20,000 था
उस ऑपरेटिंग सिस्टम की कॉस्ट। लेकिन अगर मैं देखूं इस ऑपरेटिंग सिस्टम को अगर मैं एक साइट पे कर दूं, द मशीन कांट ऑपरेट, दैट इज डेड। और हमने ये IS-16 में भी पढ़ रखा है कि किसी एसेट को लाने और यहाँ तक पहुँचाने कि वो रेडी फॉर यूज़ हो जाए, तमाम कॉस्ट उसका हिस्सा बनती हैं। दैट मशीन इज़ डेड until and unless you put in an operating system in it. So once the operating system has been, given, क्या कहना चाहिए, spirit to that machine, it becomes ready for use. So इसका मतलब है कि वो भी उसकी tangible की cost का हिस्सा बन जानी चाहिए। So इसीलिए जो operating systems होंगे वो उस hardware का हमेशा हिस्सा ही समझे जाएंगे, उनको software नहीं समझा जाएगा। तो लिहाजा अब अगर आपने एक लैपटॉप ख़रीदा है 2.5 लाख का जिसमें 20,000 की विंडोज़ है, तो आप ये नहीं करेंगे कि आप 2,30,000 से PPE बुक कर लें और 20,000 से इंटेंजिबल बुक कर लें। नो, यू विल बुक द PPE विद 250,000 बिकॉज दैट इंटेंजिबल इज पार्ट ऑफ द PPE, इट कांट बी सेपरेटेड। दैट इज सेपरेटेड मीन्स कि उसके बगैर वो अलाइव ही नहीं है, वो उसका एक नेसेसरी पार्ट है। इसी तरह आप देखते हैं मिसाल के तौर पे बहुत सारी अब हमारे यहाँ जितनी भी, बल्कि कहना चाहिए मशीनें आती हैं, वो मशीनें भी किसी ना किसी ऑपरेटिंग सिस्टम को साथ लेके आ रही हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास मोबाइल है, वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम लेके आ रहा है। मिसाल के तौर पे स्मार्ट टीवीज़ हैं, वो अपने अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम लेके आ रहा है। मिसाल के तौर पे एम्ब्रॉयडरी मशीन्स हैं, वो अपने अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम लेके आ रही हैं, वो जिसके अंदर आप डिज़ाइन की फ़ाइल डालते हैं और वो खुद ही डिज़ाइन प्रिंट कर यानी एम्ब्रॉयडर कर देती है। एम्ब्रॉयडरी ऐसे थोड़ी, जैसे आपने शायद देखी हो कभी बाज़ार में कि एक बंदा कपड़ा लेके यूं उसके वो जो डिज़ाइन की लकीरें छापी हुई होती हैं उसके ऊपर घुमा, आपने देखा? हाँ जी, लकड़ी पे तो आपको पता ही है कि फ्रेम पे लगा के तो आप हाथ से कर लेते हैं, लेकिन इस तरह मशीनों पे भी लोग करते हैं कि वो मशीन पे उसको फिक्स कर लेते हैं और वो बंदा वो जो स्केच यानी जो छापा लगाया हुआ होता है उसके ऊपर, वो उसके ऊपर डिज़ाइन बनाता जाता है। बट दैट्स द मैनुअल वे ऑफ डूइंग इट। लॉन्ग अगो, आज की बात नहीं है, लॉन्ग अगो एम्ब्रॉयडरी मशीन्स कम इन विद द सॉफ्टवेयर्स। सो यू जस्ट डिज़ाइन डिज़ाइन इन सॉफ्टवेयर एंड यू प्लग इन द फाइल और वो खुद ही चलती जाती है और बनाती जाती है, राइट? So that operating part, that operating software of that embroidery machine is very much integral part of the machine. The machine can't work without that software. ठीक है, तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आती हैं। That operating system becomes part of the hardware. That is not separately recognized as intangible. इसी में एक और एग्जांपल भी लेता हूँ। आपने $400-450 का माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी लाइसेंस कर लिया। अब आपको फ़र्ज़ करें वो जो 2.5 लाख का लैपटॉप मिला है उसमें $450 का माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी लाइसेंस हुआ है और उसमें फ़र्ज़ कर लीजिए $200 की विंडोज़ भी लाइसेंस हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि अब मैं लैपटॉप में से क्या कुछ चीज़ बाहर निकालूंगा? यस, मैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को बाहर निकालूंगा, बिकॉज दैट इज़ नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। द मशीन इज़ रेडी फॉर यूज़ विदाउट द Microsoft Office as well, but it is not ready for use without the Windows or any other OS, right? So मैं क्या करूँगा, मैं Microsoft Office को बाहर निकाल के कहूँगा ये है intangible, Windows को बाहर नहीं निकालूंगा, मैं कहूँगा ये है PPE का पार्ट। So this is the whole idea. Again, जो जिस तरफ आप रेफ़र कर रहे हैं, ऑथर ऑफ द बुक ने इसको एक अपने अंदाज में यूँ बयान किया है कि जी अगर तो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का इनसिग्निफिकेंट पार्ट हो तो फिर वो उसका हिस्सा ही रह जाता है। ठीक है, इनसिग्निफिकेंट पार्ट हो। इनसिग्निफिकेंट पार्ट मीन्स कि आपने एक मशीन ली है, उसके अंदर 99% हार्डवेयर के ही पैसे हैं, 1% सॉफ्टवेयर के भी पैसे हैं, मैं ये कहूँगा ना ये इनसिग्निफिकेंट कॉस्ट है, तो इसको इतनी मामूली सी कीमत को क्या अलग करूँ, इसको भी अंदर ही रहने दो। तो ये उस अंदाज से बयान किया हुआ है। IS-38 इसको इस अंदाज से बयान कर रहा है कि वेदर वो उसका इंटेग्रल पार्ट है कि नहीं है, वेदर उसके बगैर वो एसेट कंप्लीट है कि नहीं है। तो हमें मालूम है कि एसेट रेडी फॉर यूज़ ही नहीं है जब तक कि ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद नहीं है, लिहाजा वो उसका हिस्सा बन जाता है। ठीक है, तो इसी को जो ग्रुप में क्वेश्चन था वो इसी के ऊपर बेस कर रहा था। अच्छा जी, और जो मैं आपने पढ़ा उसमें कोई सवाल? इसके अंदर कुछ एग्जांपल्स भी देखी हैं आपने, छोटी छोटी सी कॉन्सेप्चुअल एग्जांपल्स कि ये मामला है तो क्या होगा, ये वो क्लियर है? उनमें कोई सवाल किसी किस्म की कोई बात? ओके। अगली बात जो हमारे सामने आती है IS-38 में इंटेंजिबल्स के दरमियान में,
वो ये आती है कि एक सर्टन कैटेगरी ऑफ एसेट है जिसके ऊपर स्पेसिफिक गाइडलाइन दी गई है, जिसको रिसर्च एंड डेवलपमेंट कहा जाता है। एक काफ़ी तवील अरसा पहले मैंने एक बहुत बड़े स्कॉलरली टाइप आदमी का एक वो क्लिप देखा जिसमें वो बता रहे थे कि सर्च और रिसर्च में क्या फ़र्क होता है। रिसर्च है ना, तो उन्होंने कहा सर्च और रिसर्च में क्या फ़र्क होता है। जिसकी एग्जांपल उन्होंने ये दी कि जैसे एक फुटबॉल स्टेडियम है या क्रिकेट स्टेडियम है, तो उसमें बड़ी बड़ी सर्च लाइट्स लगी होती हैं। रिमेंबर, सर्च लाइट, बड़ी बड़ी लाइटें लगी होती हैं। तो उन्होंने कहा अगर कोई बंदा बत्ती बंद कर दे, बटन चुक दे तो बत्ती बंद हो गई है, तो दोबारा से करेगा तो क्या होगा? इट्स रिसर्च फिर ऑफ करें तो ऑन करें, तो रिसर्च। और इसको बुनियाद बना के उन्होंने किसी फ़लसफ़े को बयान करने की कोशिश की। पता नहीं उनके दिमाग में ये बातें कहाँ से हैं, लेकिन इस रिसर्च का उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। उन्होंने कहा ये सर्च थी, ये रिसर्च हो गई है। रिसर्च क्या है? आम अंडरस्टैंडिंग में रिसर्च एक ऐसी स्ट्रगल है जिसमें आप कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं या नया जानने की कोशिश कर रहे हैं, करने की नहीं बस शायद जानने की भी कोशिश कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आमिर शहबाज साहब की एक ट्वीट देखी कि वो किसी क्वेश्चन था कि वाई अप देयर दी क्या कहना चाहिए, स्पेस इज़ ब्लैक व्हेन द सन इज़ देयर, why the space is black। तो अच्छा सवाल है। तो अब अगर आप ये जानना चाहते हैं कि क्यों है, तो people researched on this long ago, right? मुझे थोड़ा सा शौक था इस लाइट्स के बारे में, ये नहीं लाइट, नॉट ये वाली लाइट है, लाइट के बारे में। तो मैंने इस पर कुछ साल पहले एक फिजिसिस्ट है उनको सुनना शुरू किया, ऐसे ही उनकी कोई, तो मुझे आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी इसके बारे में दिलचस्पी पैदा हुई। तो मुझे इत्तफाकिया ये मालूम था, तो मेरी अंडरस्टैंडिंग उससे जो बिल्ड हुई वो ये कि उन्होंने बताया कि लाइट, और आप तो साइंस पढ़े हुए हैं यकीनन, तो आप तो मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते होंगे। नहीं, बहरहाल मैंने तो साइंस आखिरी दफ़ा मैट्रिक में पढ़ी थी तो लाइट इज़ अ फंक्शन ऑफ रिफ्लेक्शन। वी सी थिंग्स बिकॉज द लाइट रिफ्लेक्ट्स। इफ इट डजंट रिफ्लेक्ट वी डोंट सी थिंग्स। सो व्हेन यू गो इन द आउटर स्पेस, the particles are a lot lesser than what particles are in the environment। हमारे इस environment में जितने ज़रात हैं, they are much more than what is in the space। So there is a lot less to reflect, so the light doesn't reflect। If it doesn't reflect, we don't see it। It's there but we don't see it because it doesn't reflect। बहरहाल तो जब मैं वो बताते थे कि जनाब 16वीं सदी में 17वीं सदी में फलाने पता नहीं क्या फिजिसिस्ट था, उसने इसके ऊपर गौर करना शुरू किया। और सो पीपल रिसर्च्ड टू नो व्हाट्स हैपनिंग, एंड प्रोबेबली यू वुड नो द न्यू होराइजन, वो जो एक स्पेस शिप भेजा हुआ है, इज़ अराउंड मोर देन 4 बिलियन माइल्स अवे फ्रॉम द अर्थ, looking for probably aliens but people are trying to know something, that is called research। Research is something you plan, and research is something you do to understand something new। IS 38 ना, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, IS 38 it is पहली बड़ी अहम बात है, it's planned। something which accidentally occurs is not a research। आप कोई रिसर्च कर रहे थे, ऊपर से एक यूं करके फंगस आके गिरी, आपने कहा ओ वाओ पेंसिलिन, that was not research, that was an accidental discovery। research is something you plan to understand something new। अच्छा, बाज़ का ये होता है कि something new बिल्कुल ही नया होता है, इससे पहले दुनिया ने कभी सोचा ना देखा। और बाज़ का होता है कि चीज़ तो मौजूद होती है बट आप उससे समथिंग सब्सटेंशियली डिफरेंट न्यू बनाना चाह रहे हैं। मसलन पहिया तो था, अब पहिए से आपने आगे जाके अगर हवाई जहाज बना लिया तो मैं ये नहीं कह सकता कि पहिया तो पहले से था। यू मेड समथिंग न्यू, ऑफ कोर्स दैट यूज्ड द व्हील्स, बट यू मेड समथिंग न्यू that can fly, right?
सो जब आप किसी चीज़ को नया ढूंढ रहे हो, नया नॉलेज ढूंढ रहे हो, नई टेक्नोलॉजी ढूंढ रहे हो, नए प्रोसेसेस ढूंढ रहे हो, नए बिजनेस प्रोसेसेस, प्रोडक्शन प्रोसेसेस ढूंढ रहे हो, दैट इज समथिंग रिसर्च। स्टैंडर्ड ये समझता है कि रिसर्च फेज में जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं दे डू नॉट क्वालिफाई द डेफिनेशन ऑफ एसेट। सो दे मस्ट बी एक्सपेंस्ड आउट। जब आप रिसर्च कर रहे होते हैं, यू आर जस्ट स्ट्रगलिंग टू नो समथिंग न्यू। You can't justify the definition of the asset. Asset की definition क्या है? There is an economic resource and there is a control, है ना? Yet there is no economic resource. You are struggling to know if you can make an economic resource, right? आप शायद कुछ नया बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पता नहीं कामयाब होगी कि नहीं होगी। तो अगर वो कामयाब होगी कि नहीं होगी, अनसर्टेनिटी है, तो how can you say that there is an economic resource and you have a control? You can't say that. So IS 38 इस बात को गाइड कर रहा है कि रिसर्च फेज में होने वाले खर्चे एसेट की डेफिनेशन मीट नहीं कर सकते, लिहाजा फिर क्या नतीजा निकलेगा? रिसर्च फेज में होने वाले खर्चों को क्या करेंगे? एक्सपेंस आउट कर देंगे, बी इट वट एवर अमाउंट। आपने $200 मिलियन खर्च कर दिया रिसर्च पे, एक्सपेंस ही होगा। और ये भी ध्यान में रखिएगा, you can't capitalize it afterwards. आपने रिसर्च शुरू की, अभी तक तो अनसर्टेनिटी है, आप एक्सपेंस आउट करते रहे, इवेंचुअली यू सक्सीडेड। अब आप कहें अब तो मैंने बना लिया कुछ, अब कर लूँ वापस, नहीं। दैट जब वो खर्चे लग रहे थे देयर वाज नो एसेट, तो लिहाजा आप उसको कैपिटलाइज नहीं कर सकते। सो रिसर्च फेज के जो पैसे होंगे वो सारे के सारे एक्सपेंस आउट हो जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज हो जाएंगे, ठीक है। फिर बात आती है डेवलपमेंट की। अब ये अगली बात आ रही है डेवलपमेंट की। IS 38 इसको भी एक्सप्लेन करता है कि डेवलपमेंट क्या है। डेवलपमेंट इज द एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज यू गॉट फ्रॉम प्रोबेबली रिसर्च और समवेयर एल्स। क्योंकि डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी नहीं है कि रिसर्च हो ही तो डेवलपमेंट होगी ना, आमतौर पे रिसर्च ही के नतीजे में डेवलपमेंट होती है। अभी आपने देखा कोविड एरा में रिसर्च हुई, फिर कोई चीज़ उन्होंने वैक्सीन डेवलप कर ली, फिर उसके ऊपर क्लिनिकल ट्रायल्स कर लिए, फिर थोड़े बहुत जितने ट्रायल हुए थे उसको करके उन्होंने लॉन्च कर दिया, राइट। सो देयर वाज अ रिसर्च, देन इन रिजल्ट ऑफ दैट रिसर्च देयर वाज अ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इज मेकिंग दैट थिंग। रिसर्च में तो यू ट्राई टू गॉट सम न्यू नॉलेज, सम न्यू थ्योरी आपने बना लिया, आपने कहा हाँ मेरी थ्योरी है कि ये ऐसे 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 होगा, आपने कहा आओ बनाते हैं चीज़, प्रोटोटाइप बनाना शुरू कर दिया, यानी उसका जो भी तजर्बा शुरू कर दिया और आपने वो बना लिया, बना के चलाया, वो चल गया, आपने कहा ज़बरदस्त, चल गया तो गुड है, ना चला तो पैसे ज़ाया है। तो यही रिसर्च एंड डेवलपमेंट यही है। सो डेवलपमेंट इज दैट फेज वेयर यू अप्लाइड द नॉलेज गॉट इन द रिसर्च और अदरवाइज नॉट नेसेसरीली। जैसे भी मैंने बात की दैट पेंसिलिन वॉज एन एक्सीडेंटल डिस्कवरी, बट वो एक्सीडेंटल डिस्कवरी के नतीजे में भी उसके बाद डेवलपमेंट ही हुई होगी ना, पीछे रिसर्च नहीं थी, पीछे रिसर्च नहीं थी, बट ही गॉट इट समवेयर, समहाउ ही गॉट इट, और मैंने कहा आओ काम करें, और उन्होंने बनाना शुरू कर दिया, वो बन गया। हो सकता ना बनता तो हमें स्टोरी ना पता होती। फेलियर्स आर नॉट आई मीन एज पॉपुलर। सो चूंकि बन गया तो लोगों को पता लग गया कि भाई ये तो ये चीज़ बन गई है। सो डेवलपमेंट के लिए पीछे रिसर्च होना ज़रूरी नहीं है, इट मे नॉट। सो इसकी डेफिनेशन कहती है कि डेवलपमेंट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज यू ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रिसर्च और समवेयर एल्स और अदरवाइज। आपने आइदर रिसर्च से हासिल किया है या किसी और तरह से हासिल किया है, और उसके नतीजे में आपने उस चीज़ को बनाना शुरू कर दिया है, तो ये डेवलपमेंट फेज है। IS 38 समझता है कि ये डेवलपमेंट फेज भी एसेट की डेफिनेशन को मीट नहीं कर सकता अनलेस के वो ये 6 बातें मीट ना कर ले। बल्कि स्टैंडर्ड के अल्फाज में ABCD 1 2 3 नहीं है, वहाँ ABCD लिखा हुआ है, ABCDEF, राइट। ये 6 बातें क्या हैं? रिक्वायर्ड
to satisfy कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्सपेंसेस। खर्चे कैपिटलाइज करने के लिए ये 6 बातें पूरी करना लाजमी है। अगर 6 बातें पूरी हो जाएंगी तो हम कहेंगे आओ डेवलपमेंट को कैपिटलाइज करें। इनमें से एक भी बात पूरी अगर नहीं हुई, यानी 5 भी पूरी हो गई और 6ठी पूरी नहीं हुई, तो डेवलपमेंट के पैसे कैपिटलाइज नहीं हो सकते। 6 बातें क्या है? इट इज टेक्निकली फिजिबल, इट इज टेक्निकली फिजिबल। मिसाल के तौर पे आप ये स्ट्रगल कर रहे हैं कि जनाब मैं एक ऐसी डिवाइस बना रहा हूं जिससे आप इंटर गैलेक्टिक ट्रैवल कर सकेंगे, एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी में मूव कर सकेंगे, राइट? नॉट एक स्टार से दूसरे स्टार पे, नॉट एक प्लैनेट से दूसरे, मैं तो बात कर रहा हूँ एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी में ट्रैवल कर सकेंगे जिंदा, राइट? एज ऑफ टुडे जितनी की साइंस एग्जिस्ट करती है आज की तारीख तक, ये पॉसिबल नहीं है, राइट? नाइदर वी हैव आइडेंटिफाइड एनी, आई मीन वो क्या बोलते हैं उसे, जंप होल, ब्लैक होल नहीं, जंप होल, द होल विच लेट्स यू गो समवेयर एल्स। वो डोरेमोन में एनीवेयर डोर नहीं होता दैट काइंड ऑफ, कि आपने दरवाज़ा खोला, अंदर हुए तो आप किसी और जगह पहुंच गए, राइट, इन अ सेकेंड, राइट? So we have not found the jump hole yet, it's theories, right? So अगर कोई शख्स इसके ऊपर डेवलपमेंट करके कोई ऐसी मशीन बनाने बैठा हुआ है, so स्टैंडर्ड की नज़र में this is not technically feasible, when scientifically it's not possible. When it's not possible, it means it is very uncertain that whether you succeed. तो इसका मतलब है कि भाई ये पैसे कैपिटलाइज नहीं हो सकते, ये खर्चा ही है, जब कामयाब हो जाएगी तो देखेंगे, अभी ये खर्चा ही है, इसको चार्ज ही करेंगे। So it must be technically feasible, right? जाहिर है इसके पीछे कोई थ्योरी, साइंटिफिक थ्योरी या कोई थ्योरी होनी चाहिए जिसके पास सपोर्ट, जिसका सपोर्टिंग एविडेंस होना चाहिए कि हाँ ऐसा हो सकता है। साइंस कहे कि हाँ ऐसा होने की मुमकिनात मौजूद हैं, तो फिर ही को बात होगी ना कि हाँ चलो आओ इस तरह करते हैं, राइट? अगर ये टेक्निकली फिजिबल ही नहीं है तो फिर इसका तो मतलब ये हुआ कि ये पैसे एक्सपेंसिव हो सकते हैं। अच्छा, नॉट ओनली कि ये टेक्निकली फिजिबल हो, आपके पास सफिशिएंट फाइनेंशियल, टेक्निकल और अदर रिसोर्सेज भी मौजूद होने चाहिए टू कंप्लीट द जॉब। भाई आप कहते हैं कि मैं वैक्सीन बनाऊंगा, लेबॉर्ट्री आपके पास है नहीं, वो कैसे बना लेंगे आप? ठीक, यानी आपके पास सफिशिएंट रिसोर्सेज भी होने चाहिए। वन कैन आर्गू कि मैडम क्यूरी ने भी तो अपने घर में बैठ के चीज़ें बनाई थी, बट मैडम क्यूरी तो मैडम क्यूरी थी ना, वो तो एक खातून निकली आउट ऑफ, आई मीन बिलियंस ऑफ पीपल ऑन द अर्थ, राइट? सो इट इज़ क्वाइट अंडरस्टैंडेबल व्हाई द स्टैंडर्ड इज पुटिंग दिस कंडीशन। भाई जो काम कर रहे हो वो करने के सफिशिएंट रिसोर्सेज हैं, आपके पास पैसे हैं, रिसोर्सेज हैं, मशीनें हैं, लेबॉर्ट्री है, चीज़ें हैं, आई मीन लोग हैं, साइंसदान हैं, आई मीन जो भी आप काम कर रहे हैं, इंजीनियर हैं, लोग हैं आपके पास। अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं तो इट लुक्स लाइक यू विल डू इट। अगर आपके रिसोर्सेज नहीं है यू विल फेल। इसका मतलब है कि जो पैसे आप लगा रहे हैं ये ज़ाया ही हो रहे हैं, तो एक्सपेंस करें इसे। तो ये भी एक कंडीशन है जो मीट करना लाजमी है। फिर एक और कंडीशन है, डेमोन्स्ट्रेट हाउ द benefit will be reaped। क्या आप ये जो कुछ भी बना रहे हैं इससे फ़ायदा लेंगे कैसे? मिसाल के तौर पे आप कहते हैं जी मैं एक ऐसी मशीन बना रहा हूँ जिससे मेरी डिपेंडेंस ऑन वापडा इलेक्ट्रिसिटी कम हो जाएगी या ख़त्म हो जाएगी और चीपर सोर्स पे ख़त्म हो जाएगी। यानी अगर वापडा से आपको बिजली 20 रुपये यूनिट पड़ती है तो भैया अगर मैं 15 रुपये में, 12 रुपये में, 18 रुपये में कोई चीज़ बनाऊंगा तो उससे ख़त्म करूँगा ना। अदरवाइज़ अगर 28 रुपये की बना लूँगा, दफ़ा मारे उसी पे काम करते हैं। तो इफ़ यू आर डूइंग समथिंग विच कैन गिव यू बेनिफिट, आप एक ऐसी चीज़ ईजाद कर रहे हैं जिसके नतीजे में बिजली जो है वो 40 रुपये की यूनिट पड़ेगी, तो क्या फ़ायदा? 30 रुपये में तो जनरेटर में भी बन जाती है, 35 रुपये में तो जनरेटर में बन जाती है, तो आप क्या बनाने बैठे हैं जिसमें 40 रुपये की बनेगी?
इसका मतलब है यू कांट टेक द बेनिफिट। आप सोचें आपको ऐसी चीज़ ले आए प्रोडक्ट मार्केट में कि जनाब हम ये एक चीज़ लेके आए हैं, इसे बिजली 45 रुपये की यूनिट पड़ती है, ले लें हमसे। कौन लेगा? वो कहेगा यार जनरेटर ना ले लूँ मैं, जिस पे 30-35 रुपये में बिजली बन जाती है। तो इसका मतलब हुआ कि व्हाट यू आर डूइंग, यू मस्ट बी एबल टू डेमोन्स्ट्रेट हाउ यू विल रीप द बेनिफिट्स। एक और चीज़ क्या हो सकती है, इसका एक और अंदाज देखने का क्या हो सकता है कि जो कुछ आप बना रहे हैं क्या उसकी मार्केट एग्जिस्ट करती है? यानी आप मिसाल के तौर पे कोई ऐसी चीज़ बना रहे हैं जिसे लोग लेने नहीं चाहते। इसका मतलब है कि जो कुछ आप बना रहे हैं कैसे बेचेंगे? यानी बात वही है ना कि हाउ वुड यू डेमोन्स्ट्रेट दैट यू विल गेट द बेनिफिट्स। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप ये डेमोन्स्ट्रेट कर सकें कि आप इसके बेनिफिट रीप कैसे करेंगे। मेरे जहन में एक ऐसी चीज़ मैंने कहाँ देखा है, कुछ एक वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की कोई वीडियो मैंने देखी जिसमें वो बता रहा है कि कैसे ये जो ड्रेन वाटर होता है ना, गटर वाटर होता है जो, कैसे उससे साफ पीने लायक पानी फिल्टर किया जा सकता है। ठीक है, ये किसी, जाहिर है कि वो एक बड़ा रेवोल्यूशनरी सा काम है कि जाहिर है एक ऐसी जगह पे जहाँ पे कंटेमिनेटेड वाटर बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पे वो उससे आपको एक साफ़ पीने लायक पानी दे दे, तो इसमें क्या बहुत ज़बरदस्त काम है। लेकिन हो सकता है कि आप किसी ऐसी जगह पे मौजूद हों जहाँ पे लोग इसको महसूस ही ना करें इस तरह से। आप सोचें अगर पाकिस्तान में नमक की फरावानी होने की वजह से नमक के ऊपर लोग इसको कितना कैजुअल लेते हैं, है ना, क्योंकि हमारे यहाँ चीप अवेलेबल है ना। तो जहाँ नहीं होगा वहाँ तो मैं कहूँ कि मैंने एक ऐसी चीज़ बनाई है जो नमक जैसी है, फलानी है। यहाँ तो आप किसी को कहेंगे कि मैंने एक आर्टिफिशियल चीज़ बनाई है नमक जैसी है, 400 रुपये किलो दूंगा, वो कहेगा आप 20 का नमक हो तो ना ले आइए। तो जो भी चीज़ आप बना रहे हैं उसकी मार्केट का होना ज़रूरी है। आप ये डेमोन्स्ट्रेट कर सकें कि जो चीज़ मैं बनाऊँगा ये मार्केट हो जाएगी। अच्छा, बेनिफिट सिर्फ मार्केट करके नहीं मिलता, खुद इस्तेमाल करके भी मिल जाता है। जैसे भी मैंने कहा, हो सकता है मैं कोई ऐसी चीज़ बना रहा हूँ जिससे मेरा प्रोडक्शन प्रोसेस ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएगा और उससे मैं अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घटा लूँगा, तो मैं बेनिफिट हासिल कर लूँगा। तो ये मुमकिन है। तो एसेट होने के लिए ये डेमोन्स्ट्रेट करना लाजमी है कि हम उससे बेनिफिट कैसे लेंगे। एक और कंडीशन है कि इसकी जो कॉस्ट है वो रिलायबली मेजरेबल है। कॉस्ट रिलायबली मेजरेबल होना ये कोई नया क्राइटेरिया नहीं है, क्राइटेरियन तो ये हमेशा से मौजूद है। जब भी आप किसी भी एसेट को देखते हैं तो उस एसेट के अंदर दो बातें लिखी हुई होती हैं। कौन कौन सी? एसेट के अंदर जब आप देते हैं तो दो बातें लिखी हुई होती हैं। आप में से कोई बता सके? दो बातें जब आती हैं तो वो दो ही होती हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं होती जी। कॉस्ट और यूजफुल लाइफ। और सोचें। ओके, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। किसी भी एसेट की डेफिनेशन में दो ही बातें लिखी हुई होती हैं। कौन कौन सी? कॉस्ट रिलायबली मेजरेबल हो और इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोबेबल हो। ये दो, ये हमेशा से क्राइटेरिया है, तो ये यहाँ पे शामिल है, कॉस्ट रिलायबली मेजरेबल हो। एक और कंडीशन इसके साथ है, योर इंटेंशन टू कंप्लीट, कि आप ये इरादा भी रखते हैं कि इसको मुकम्मल करेंगे। अगर आपका इरादा ही ख़त्म हो गया है, फिर डेवलपमेंट दौरान में रोक दी है और आपने कहा बस आगे नहीं करना काम, ख़त्म हो गई बात, आपका तो इरादा ही नहीं है इसको मुकम्मल करने का। मुकम्मल ही नहीं होगा तो बेनिफिट कैसे मिलेगा? और इसके साथ जोड़ के एक और पॉइंट बनता है, योर एबिलिटी टू सेल गेट बेनिफिट। आपने एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है, क्या आप ये ऑपरेटिंग सिस्टम बेच भी सकते हैं?
यानी यू कैपेबल इनफ कि आप इसको मार्केट कर सकें। अगर आप बना लेंगे लेकिन बेच नहीं सकते, आपके पास कैपेसिटी नहीं है बेचने की, तो फिर क्या बनाया। अगर आप गौर करें तो मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स सिवाय इस कॉस्ट रिलायबली मेजरेबल के अलावा मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स एक चीज़ पे फोकस कर रहे हैं। वही जो मैंने कहा एसेट के अंदर दो ही बातें होती हैं, इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोबेबल है और उसकी कॉस्ट रिलायबली मेजरेबल है। ये जो पॉइंट है कॉस्ट रिलायबली मेजरेबल है, ये वो एक पॉइंट है। ये जो बाकी के 5 पॉइंट हैं ये सारे इस चीज़ को इंश्योर कर रहे हैं कि दैट इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर प्रोबेबल, कि आप बेनिफिट मिलेंगे भी, चीज़ बन सकती है, आप बनाने का इरादा भी रखते हैं, आपके पास सफिशिएंट रिसोर्सेज भी हैं, आप उसको बेच भी लेंगे, आप उसके बेनिफिट ले भी लें। यानी इन सारी बातों से एक ही चीज़ इंश्योर हो रही है, दैट द इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर प्रोबेबल। और दूसरी बात, कॉस्ट कैन बी रिलायबली मेजर्ड। अगर ये 6 बातें मीट हो जाएं तो हम कहेंगे कि डेवलपमेंट की कॉस्ट कैपिटलाइज हो सकती है। अगर इनमें से एक बात भी पूरी नहीं हो रही तो फिर नहीं हो सकती। सो अगर 4 बातें पूरी हो गई हैं, 2 नहीं हुई तो कैपिटलाइज नहीं कर सकते, 2 पूरी हो गई हैं, 4 नहीं हुई, नहीं कर सकते, 6 की 6 ही मीट होंगी तो कैपिटलाइज कर सकते हैं। मैं इसकी एक टाइमलाइन जनरेट करता हूँ। फर्ज कीजिए कि यहाँ पे आपने रिसर्च स्टार्ट की। रिसर्च आपको पता है किसी भी सब्जेक्ट के 2 फेजेस होते हैं, एक को बोलते हैं थ्योरेटिकल और एक को बोलते हैं अप्लाइड। थ्योरेटिकल फेज और अप्लाइड फेज, राइट। तो रिसर्च का जैसे थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट और अप्लाइड फिजिसिस्ट होता है, रिसर्च प्लस अप्लाइड रिसर्च, यहां आगे रिसर्च मुकम्मल हो गई और एज्यूमिंग के सक्सेसफुल हो गई। अब यहां से डेवलपमेंट शुरू हो गई। फर्ज कीजिए यहां आके 2 कंडीशंस मेट, 6 में से 2 कंडीशंस मेट, यहां आके 4 मेट, यहां आके ऑल 6 कंडीशंस मेट। ठीक है। आपने यहाँ से यहाँ थ्योरेटिकल पार्ट में 10 मिलियन खर्च किया, थ्योरेटिकल से अप्लाइड पार्ट में 15 मिलियन खर्च किया, 25 मिलियन की रिसर्च मुकम्मल हो गई, चीज़ कंप्लीट हुई, डेवलपमेंट होना शुरू हो गई। यहाँ से यहाँ जब तक 2 कंडीशंस मीट हुई आपने 5 मिलियन खर्च किया, यहाँ से यहाँ मजीद आपने 15 मिलियन खर्च किया, यहाँ से यहाँ में आपने 8 मिलियन खर्च किया और यहाँ से यहाँ में आपने से 10 मिलियन खर्च किया। टोटल खर्चा जो इस रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे हुआ वो कितना है? 10, 15, 25 आपकी रिसर्च पे खर्च हुआ है और 5, 15, 20, 28, 10, 38 आपकी डेवलपमेंट पे खर्च हुआ है। ठीक है, टोटल 63 मिलियन, 6.25 करोड़ लगा के आपने चीज़ बना ली है। इनटेंजिबल एसेट कितने का होगा? 10 मिलियन का। जब 6 की 6 कंडीशंस मीट हो गई, वहाँ से आगे जो स्पेंडिंग हुई है वो कैपिटलाइज हो सकती है, इससे पीछे सब एक्सपेंस आउट होगा। सो मैं क्या करूँगा, इसको कैपिटलाइज करूँगा और इस सारे को एक्सपेंस आउट कर दूँगा। सो मैं अपनी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में इनटेंजिबल एसेट जाके कितने से डिक्लेयर करूँगा? 10 मिलियन से। जब 6 की 6 कंडीशंस मीट हो गई, उससे पहले वाले तमाम पैसे एक्सपेंस आउट हो जाएंगे। जिस तरह मैंने बताया, यू कांट गो बैक एंड कैपिटलाइज। आप ऐसे नहीं कर सकते। मसलन फ़र्ज़ करें कि ये डेवलपमेंट फेल हो जाती, तो फिर क्या होता? डेवलपमेंट फेल हो जाती, फिर क्या होता? सारा ही एक्सपेंस हो जाता है ना। 38 भी और 25 तो पहले ही एक्सपेंस होना था, 38 भी एक्सपेंस हो जाता। लेकिन अगर ये डेवलपमेंट कामयाब हो जाती तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं पीछे जाके सारे पैसे वापस कैपिटलाइज कर लूँ। जो पैसे पीछे एक्सपेंस हो गए वो हो गए, अब उसको वापस कैपिटलाइज नहीं कर सकते। अब बस आपने यहाँ से आगे, यहाँ से सॉरी, जहाँ 6 की 6 कंडीशंस मीट हुई हैं वो वाली, यहाँ से आगे जो पैसे लगे हैं, पैसे लगने से मुराद नॉट जो पे किए हैं, ध्यान में रखिएगा, एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है, वो जो इससे आगे वाले पीरियड में इनकर हुए हैं, भले उसकी पेमेंट एडवांस में हो गई थी या फ्यूचर में होनी थी, वो खर्चे जो इस 6 कंडीशन के मीट होने के बाद इनकर हुए हैं। हो सकता है ना कि कोई खर्चा यहाँ पे इनकर हुआ हो,
और पे यहाँ आके किया हो, वो नहीं आएगा, क्योंकि वो खर्चा यहाँ से बिलोंग करता है। तो वो खर्चे जो इस 6 कंडीशन के मीट होने के बाद इनकर हुए हैं, सिर्फ उनको कैपिटलाइज किया जाएगा, बाकियों को कैपिटलाइज नहीं किया जाएगा। ये है पूरी बात रिसर्च और डेवलपमेंट से मुतल्लिक। ये आपको बात वाज़ेह हो गई है? क्यों जी? बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप रिसर्च खुद करने के बजाय किसी से एक्वायर कर लेते हैं। कोई लेबॉर्ट्री रिसर्च कर रही थी, आपने उसको पेमेंट की $2 मिलियन और उसकी रिसर्च एक्वायर कर ली। क्या ये कैपिटलाइज हो सकती है? IAS 38 कहता है यस, एक्वायर्ड रिसर्च को कैपिटलाइज किया जा सकता है। एक्वायर्ड रिसर्च कैपिटलाइज होगी। ठीक है। अच्छा, ये भी मुमकिन था कि ये जो रिसर्च आपने ली है ये इनकम्प्लीट रिसर्च होती जी। बस एक्वायर्ड रिसर्च कैपिटलाइज होती है, एसेट्स में आ जाएगी, इंटेंजिबल्स में आ जाएगी। उसकी तरफ मैं आ रहा हूं, अभी मैं बात करता हूं। एक्वायर्ड रिसर्च को कैपिटलाइज करेंगे। मुमकिन है कि रिसर्च अभी इनकम्प्लीट थी, हो सकता है अभी इट्स एन ऑन गोइंग रिसर्च, ये इनकम्प्लीट थी, तो आपने रिसर्च एक्वायर की और एक्वायर करके फर्दर इस पे खुद कंटिन्यू कर दिया। तो जो फर्दर इन हाउस कंटिन्यू किया आपने रिसर्च को, वो एक्सपेंस आउट हो जाएगी। ठीक है। अब देखें कितना कंसिस्टेंट है स्टैंडर्ड अपनी तालीमात में है ना। गुडविल इंटरनल है तो एक्सपेंस आउट करेंगे, एक्वायर्ड है तो कैपिटलाइज करेंगे, राइट। रिसर्च एक्वायर्ड है तो कैपिटलाइज करेंगे, इंटरनल है तो एक्सपेंस आउट ही करेंगे। तो आपने एक इन प्रोसेस रिसर्च एक्वायर कर ली, कैपिटलाइज कर लें, आगे वाली एक्सपेंस आउट ही होगी। सेम इज फॉर एक्वायर्ड डेवलपमेंट, कैपिटलाइज करेंगे और प्लस फर्दर अगर ये इन प्रोसेस थी और फर्दर आपने कंटिन्यू कर दी है तो उसको भी एक्सपेंस करेंगे अनटिल ऑल 6 कंडीशंस आर मेट। जब तक वो 6 की 6 कंडीशंस मीट नहीं हो जाती तब तक होने वाली डेवलपमेंट कॉस्ट एक्सपेंसिव होगी। आज आपने एक कंपनी को इन प्रोसेस रिसर्च का दिया $2 मिलियन और वो रिसर्च ले ली, ये कैपिटलाइज कर लेंगे। फिर आपने उसके ऊपर मजीद $1 मिलियन खर्च कर दिया, ये एक्सपेंस आउट हो जाएगा। ये एक सिनेरियो है। नया सिनेरियो लेता हूँ, आज आपने किसी कंपनी की इन प्रोसेस डेवलपमेंट एक्वायर कर ली $2 मिलियन देके और अभी तक 6 कंडीशंस मीट नहीं हुई और आगे आपने कंटिन्यू कर दिया, मजीद $1 मिलियन लगाया, एक्सपेंस आउट कर देंगे। जब आपने मजीद $1 मिलियन लगाया तो उसके बाद वो 6 कंडीशंस मीट हो गई, अब यहाँ से आगे आपने $3 मिलियन और लगाया, ये कैपिटलाइज करेंगे। तो ये $3 मिलियन भी कैपिटलाइज करेंगे, वो जो एक्वायर की थी $2 मिलियन में वो भी कैपिटलाइज करेंगे, दरमियान में वो जो $1 मिलियन लगाया था जब 6 कंडीशन मीट नहीं थी वो एक्सपेंस आउट हो जाएगा। ठीक है। तो एक्वायर्ड डेवलपमेंट हो या एक्वायर्ड रिसर्च हो, ये उसके लिए क्राइटेरिया है। ये बात वाज़ेह हो गई। स्टैंडर्ड ये समझता है कि जब आप किसी एसेट को एक्वायर करते हैं अगेंस्ट अ कंसिडरेशन, तो इट इज प्रिज्यूम्ड दैट देयर इज एन इकोनॉमिक रिसोर्स विच यू कैन कंट्रोल। यानी जिस तरह आपने गुडविल खरीदी, यानी यू पेड समथिंग एक्स्ट्रा, तो स्टैंडर्ड बिजनेसमैन की विजडम को वैल्यू देता है। वो कहता है कोई बंदा एवं नहीं पैसे देता, ही सीज सम बेनिफिट इन इट, तभी पैसे देता है, ऐसे नहीं देता। तो अगर आपने किसी एसेट को एक्वायर किया है
तो वो कहता है इसकी एक्विजिशन की जो कॉस्ट है इट इज़ प्रिज्यूम्ड कि ये इकोनॉमिक रिसोर्स भी है और ये कंट्रोल भी है। अच्छा, फिर एक सवाल पैदा होता है कि इतना खुला हाथ दे दिया, हर जगह पे ऐसी सहूलत मुयसर नहीं है हमें स्टैंडर्ड में, बाकी जगहों पे बड़ा बांध के रखा होता है, यहाँ इजाज़त दे दी है क्योंकि इससे आगे कई मराहल हैं जहाँ उसने चेक्स लगा रखे हैं, कंट्रोल्स लगा रखे हैं। बड़ा कॉमन है IAS 36 इम्पेयरमेंट। आपने एक एक्वायर कर लिया एसेट और फ़र्ज़ कर लें आपने पैसे डबो दिए, आप बेवकूफ़ थे, आपने गलत पैसे दे दिए, तो पहली तो IAS 38 के नीचे आप क्या करेंगे, आप कहेंगे चूंकि ये एक्वायर्ड रिसर्च है लिहाजा ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि यार कंट्रोल है, इकोनॉमिक रिसोर्स है, कर लो कैपिटलाइज, कर लिया। ईयर एंड आएगा तो लग जाएगी इम्पेयरमेंट, इम्पेयरमेंट का टेस्ट लगेगा तो पता लग जाएगा कि ये पैसे फालतू गए हैं कि पैसे ठीक गए हैं। तो अगर पैसे फालतू गए हैं तो इम्पेयर हो जाएगा, ठीक गए हैं तो नहीं होगा। तो उसने आगे चेक्स लगाए हुए हैं और स्टैंडर्ड को टेंशन नहीं है इसकी, वो कहता है ठीक है आप एक्वायर्ड रिसर्च को कैपिटलाइज कर लें, फर्दर अगर उस पर काम करेंगे तो फिर वही वाला काम जो पीछे हम करके आए कि इन हाउस अगर चल रहा है, इंटरनल जनरेशन हो रही है तो उसको कैपिटलाइज नहीं किया जाएगा। सेम इज़ विद द डेवलपमेंट। ठीक, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट IAS 38 का एक बड़ा सेगमेंट है, ये हमने इस तरह से पूरा कर लिया। इसमें आपका कोई सवाल है तो बताइए। सॉरी, एक्सपेंस आउट कर दे। इस 38 मिलियन में से सिर्फ 10 है जो कैपिटलाइजेशन की कंडीशंस मीट कर पाया है, ये कैपिटलाइज होगा, बाकी का 28 एक्सपेंस आउट होगा। और पिछला जो 25 मिलियन रिसर्च का था वो तो वैसे ही एक्सपेंस आउट होना था, इसलिए वो भी एक्सपेंस आउट होगा। तो आउट ऑफ 63 मिलियन 10 million will be capitalized and 53 million will be charged to profit and loss. आपके जहन में ख्याल आ सकता है कि जी मैंने इतना बड़ा ब्रेक थ्रू कर दिया, ईडी वड्डी रिसर्च कर छटी, पैसे इतने लगा दिए, ये 63 मिलियन रुपीज़ नहीं, ये 63 मिलियन डॉलर्स भी हो सकते थे, इतने पैसे खर्च दिए, चीज़ भी मेरी बन गई और वधिया चीज़ बन गई और मैं इससे अब करोड़ों डॉलर कमाऊंगा, फिर भी कैपिटलाइज करने की इजाज़त नहीं दी। ज्यादती नहीं महसूस हो रही कि भाई अगर डेवलपमेंट कंप्लीट सक्सेसफुल हो जाती फिर तो मुझे इजाज़त होती ना कि अब कर लो, पीछे नहीं, क्योंकि क्राइटेरिया कंसिस्टेंट है और अक्रॉस द स्टैंडर्ड्स कि जो भी पैसे खर्च हो रहे हैं अगर वो एसेट की कंडीशन मीट करेंगे तो एसेट कहलाएंगे, नहीं करेंगे तो नहीं कहलाएंगे। यहाँ कोई पैसा एसेट की कंडीशन मीट नहीं कर रहा था, उसको एक्सपेंस आउट किया है, यहाँ कर रहा था उसको कैपिटलाइज किया है। फिर भी यू फील लाइक बिट्रेड कि यार ज्यादती हो गई है, तो देयर इज वन ऑप्शन ओपन, रीवैल्यूएट, बिकॉज यू कैन रीवैल्यू द एसेट्स। सो जैसे IAS 16 आप लोगों के जहन में है कि IAS 16 में 2 मॉडल थे, कॉस्ट मॉडल, इवैल्यूएशन मॉडल। तो आप कॉस्ट मॉडल की जगह रीवैल्यूएशन मॉडल ऑप्ट करके उसको रीवैल्यू कर सकते हैं। ठीक है, सो आपने 63 मिलियन लगाया, कैपिटलाइज किया सिर्फ 10 मिलियन, सब्सिक्वेंटली आपने कॉस्ट मॉडल की जगह रीवैल्यूएशन मॉडल ऑप्ट कर लिया और आपने कहा जनाब इसकी फेयर वैल्यू है 100 मिलियन। ठीक है, 10 मिलियन से उठा के ले जाए 100 मिलियन पे, 90 मिलियन का रीवैल्यूएशन सरप्लस बुक करें, 100 मिलियन का कर दें, इजाज़त है। ठीक, बिल्कुल इजाज़त है। इसके ऊपर एक, चूंकि मैंने एक देख रखी है कन्फ्यूजन, तो मैं खुद से आपको बताना चाहता हूँ। इसके ऊपर मैंने एक साहबुर राय शख्स की ओपिनियन ये देखी कि उन्होंने कहा जब ये रीवैल्यू होगा ना तो रीवैल्यू भी प्रोपोर्शनेट होगा, यानी आउट ऑफ 63 यू कैपिटलाइज ओनली 10। सो इसका मतलब है कि 10/63 का फ्रैक्शन है। तो अगर इसकी फेयर वैल्यू 100 मिलियन है तो 100 मिलियन का भी 10/63 ले लें, दैट इज इट्स फेयर वैल्यू, नॉट द फुल 100 मिलियन इज फेयर वैल्यू, उसका 10/63, वही रेशो कि टोटल 63 में से 10 कैपिटलाइज हुआ है तो फिर 100 मिलियन में से भी इतने के ही बराबर रीवैल्यूएशन कर लें। IAS 38 इसके बरक्स क्लियरली ये बात लिखता है कि ये फुल वैल्यू पर रीवैल्यू हो सकता है, फुल वैल्यू पे हो सकता है। तो फुल वैल्यू इज 100 मिलियन।
तो लिहाजा मेरा यही मानना है कि ये 10 मिलियन से उठ के 100 मिलियन पे जा सकता है, ठीक है। और हम अगर रिवैल्यू करेंगे तो ऐसे ही करेंगे। यहाँ से आपको इतनी बात तो मज़ीद समझ में आ गई होगी कि कुछ आगे की बातें ये 16 जैसी हैं, है ना। तो मैं क्विकली आपको बताता हूँ वो सारी बातें जो आप कैफ 1 के लेवल पे FAR 1 में पढ़ चुके हैं। There are two models, one is the cost model, the other is the revaluation model. Exactly the same is there. Ditto. IAS 16, IAS 38, copy paste, ठीक है, with certain exceptions. Same. Okay. Subsequent expenditure, remember कि एक एसेट ले लेने के बाद में उस पर मजीद खर्चा किया जाए तो उसका क्या करते हैं? भी एक बिल्डिंग खरीद दिया, अब ऊपर एक कमरा डाल दिया, अब क्या करेंगे? उस कमरे को क्या करेंगे? कैपिटलाइज करेंगे कि नहीं करेंगे? तो ज़ाहिर करेंगे, लेकिन इसके पीछे कोई क्राइटेरिया है ना कि मिसाल के तौर पे आपने बिल्डिंग खरीदी और बाद में उसकी सफाइयाँ करा ली हैं, अब आप कहेंगे नहीं करेंगे। इसका मतलब है जब सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर लगाएंगे, यानी जब खरीदने के बाद एसेट एक्वायर या कंस्ट्रक्ट करने के बाद उस पर सब्सिक्वेंटली कोई पैसे खर्च करेंगे, तो ये देखना पड़ेगा कि इसको कैपिटलाइज करना है या नहीं करना है। वो कैसे फैसला करते हैं? हम देखते हैं कि ये जो पैसा हमने लगाया है, क्या ये पैसा मैं इंजदी गल कोई नहीं पढ़ाई कभी, मेरे इतना पाना मैंने ऐसी बात कभी नहीं पढ़ाई। IAS 16 लिखता है कि अगर आपने सब्सिक्वेंटली को पैसे लगाए हैं तो देखें ये पैसे एसेट की डेफिनेशन मीट करते हैं कि नहीं करते हैं। करते हैं तो कर लेंगे प्लीज। ठीक है ना। स्टैंडर्ड कभी भी मुख्तलिफ बातें करना नहीं चाहता, वो चाहता है कि मैं एक जैसा बयानिया रखूँ हर जगह पे। कहता आपने पैसे लगाए हैं, देखो एसेट की डेफिनेशन मीट होती है तो कर लो, नहीं होती तो मत करो, ठीक है। किसी दौर में, ये दौर भी बहुत पुराना है, लाइक मेरा ख्याल है कोई 16-18 साल पहले IAS 16 में ये लिखा होता था कि इफ़ द सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज इट्स एफिशिएंसी मोर देन द ओरिजिनल एफिशिएंसी द अमाउंट विल बी। उसने सारी बातें कट कर दी। मैं गलत बातें किए जा रहा था मैं। भाई स्टैंडर्ड भी आहिस्ता आहिस्ता सीखता है ना, स्टैंडर्ड सेटर भी सीखते हैं। उनका गलत बातें बताई जा रहा हूँ मैं यहाँ पर दफा। भाई सिंपल क्राइटेरिया, इफ़ द मनी यू स्पेंड ऑन द एसेट meets the definition of the asset, capitalize it. If it doesn't meet, don't capitalize it. So now, अभी जो मैंने एग्जांपल दिया, आपने ऊपर कमरा डाला है, so you felt like an asset is being made, है ना। और जब हमने कहा कि हमने सफाइयाँ करानी तो you felt like that no further asset is being made, है ना। तो असल बात वो है कि जब आप सब्सिक्वेंटली पैसा लगाएंगे तो आप उसकी मेंटेनेंस कर रहे हैं या आप उसमें कुछ एडिशन कर रहे हैं। अगर तो आप उसमें एसेट में एडिशन कर रहे हैं, यानी एसेट, अच्छा ये जो बातें आपने की ना, ये उसकी एग्जाम्पल्स हो सकती हैं कि अच्छा अगर किसी एसेट पे पैसे लगाए हैं और उसके नतीजे में उसकी एफिशिएंसी बढ़ गई है तो शायद एसेट की डेफिनेशन मीट हो ही गई होगी। भाई पैसे खर्च करें तो एसेट डेफिनेशन कैसे मीट होती है? भाई ये पैसे खर्च किए हैं, इससे कोई इकोनॉमिक रिसोर्स वजूद में आएगा और उसे फ्यूचर में पैसे मिलेंगे, है ना। प्रोबेबल बेनिफिट है ना। तो अगर आपने कोई पैसे ऐसे लगाए हैं, मसलन आपने गाड़ी खरीदी थी, आपने उसमें CNG किट लगा ली है। अब ये CNG किट क्या है? क्या एक्सपेंस आउट करूँ कि कैपिटलाइज कर लूँ? क्यों कैपिटलाइज कर लूँ? बिकॉज आपने ये पैसे लगाए हैं, इनसे कल को इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेंगे। इट्स अ रिसोर्स एंड देयर विल बी बेनिफिट्स, राइट। एसेट है। उसकी जगह आपने मोबाइल बदला लिया, आप कहते नहीं यार ये तो कंज्यूमेबल है, तो महीने बाद फिर बदलाना जाके, है ना। आप कहते हैं एक्सपेंस। सो यही कंडीशन IAS 16 की है, यही कंडीशन IAS 38 की है कि अगर आपने सब्सिक्वेंटली पैसे लगाए हैं और देखें एसेट की डेफिनेशन मीट होती है कि नहीं होती, होती है तो कर ले, नहीं होती मत करें, ठीक है। ये जो लफ्ज़ मेंटेनेंस है ये बहुत, मैं समझता हूँ जामे लफ्ज़ है। बाज़ औक़ात आप एसेट की एफिशिएंसी बढ़ा रहे होते हैं लेकिन दरअसल वो मेंटेनेंस ही होती है। मिसाल के तौर पे एक मशीन है जिसने एक गाड़ी है जिसने लेट से 5000 किलोमीटर के बाद ट्यून अप होना है, तो ये क्या करेगी? ट्यून अप हो गए उसकी एफिशिएंसी बेहतर करेगी, बट असल में ये उसको मेंटेन कर रही है। यानी एफिशिएंसी ऐसे थी वो ऐसे हो गई थी, वो मेंटेन हो गई है, ऐसे हो गई थी फिर मेंटेन हो गई है, ऐसे हो गई थी फिर मेंटेन हो गई है। मे बी नॉट एग्जैक्टली, शायद यहीं खड़ी हो, शायद थोड़ी यहाँ गई हो, तो ये मेंटेन हो रही है। तो मेंटेनेंस फील्स इट। इसीलिए स्टैंडर्ड लिखता है
कि जो डे टू डे मेंटेनेंस होती है, डे टू डे डजंट मीन रोज होती है, मतलब एक्सप्रेशन है ये, रूटीन में जो मेंटेनेंस होती है एक्सपेंस आउट होती है। हाँ, अगर आपने कोई ऐसे पैसे खर्च कर दिए हैं जिससे कोई एसेट वजूद में आ रहा है, यानी एडिशन हो रहा है या उसमें कोई फर्दर वैल्यू एडिशन हो गई है, जैसे आपने किट लगाई है सीएनजी की, तो अब क्या होगा जब आप अगर फ़र्ज़ करें कि अगर सीएनजी किट लगा के आप अगले दिन गाड़ी बेचने जाएंगे, अब आप ज़्यादा वैल्यू की बेचेंगे गाड़ी, बिकॉज नाउ देयर इज समथिंग विच विल ऑल्सो हैव सम वैल्यू, तो इसीलिए वो भी एसेट बन जाएगा। IAS 16 इस पे ये लिखता है कि अगर कोई पार्ट्स रिप्लेस किए जाएं तो वो रिप्लेसमेंट भी कैपिटलाइज होती है, अनलेस कि वो मेंटेनेंस ना हो। जैसे आप ऑयल फिल्टर बदलते हैं, ये तो रिप्लेसमेंट ही है ना, बट इट्स पार्ट ऑफ दी मेंटेनेंस। उसकी जगह आपने मिसाल के तौर पे सीटें बदलवा दी हैं, दैट डजंट लुक लाइक मेंटेनेंस ना। आपने गाड़ियाँ ली थी, नई सीटें लगी थी, लेकिन आपने कहा इस तरह की नहीं, मुझे तो इस तरह की सीटें लगानी है, पिछली वाली निकाली और नई वाली डाल दी, तो जो निकली हैं उनको डी रिकग्नाइज कर देंगे और जो डलवाई हैं उनको रिकग्नाइज कर लेंगे। तो रिप्लेसमेंट इज कैपिटलाइज्ड, और आमतौर पे ये मेजर रिप्लेसमेंट्स होती हैं, कैप्टन कुप्टन नहीं होती मतलब मेजर रिप्लेसमेंट होती है। ओके, तो यही असूल आप इंटेंजिबल पे भी लगा सकते हैं। इंटेंजिबल में आमतौर पे चूंकि फिजिकल पार्ट्स नहीं होते तो उस तरह की रिप्लेसमेंट नहीं होती, बट जिस तरह सॉफ्टवेयर है फॉर एग्जांपल, तो उसमें मॉड्यूलर रिप्लेसमेंट तो हो सकती है कि आपने उसका कोई सेगमेंट रिप्लेस करके ज़्यादा एफिशिएंट कोडिंग के साथ उसको चेंज कर दिए। यानी जाहिर है कि कोडिंग भी एफिशिएंट होती है ना, बाज़ का कोड ही आप इतना इनएफिशिएंट लिख देते हैं कि सिस्टम हैंग हो जाते हैं। तो अगर आप कोड ज़्यादा एफिशिएंट लिखेंगे तो वो सिस्टम ज़्यादा फास्टली ऑपरेट करेगा। तो हो सकता है कि आपने ओवर द पीरियड आपने सिस्टम को अपग्रेड अच्छा लफ्ज़ मिल गया, सिस्टम अपग्रेड। सो ये अपग्रेड क्या है? ये अपग्रेड एक फ्री मेंटेनेंस सर्विस भी हो सकती है और ये अपग्रेड एक एसेट में एडिशन भी हो सकता है। तो इस अपग्रेड के पैसे कैपिटलाइज हो सकते हैं, ठीक है। और लास्टली हमने बात की कि इसकी रीवैल्यूएशन हो सकती है। सारी बात IAS 16 वाली है, जो डिफरेंट बात है वो बताने लगा हूँ। आपको याद है ना, रीवैल्यूएशन में एक एलिमिनेशन मेथड है कि क्यूमुलेटेड एडिशन को एलिमिनेट कर दें, और फिर रिमेंबर एलिमिनेशन मेथड कि क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को एलिमिनेट कर देते हैं एसेट में आगे, क्यूमुलेटेड डेबिट एसेट क्रेडिट है ना, और फिर उसको रीवैल्यू कर देते हैं। और दूसरा तरीका क्या है जिसमें क्यूमुलेटेड को भी उतना बढ़ा देते हैं और एसेट को भी बढ़ा देते हैं कि उसका नेट जो है वो फेयर वैल्यू बन जाती है। ऐसी टेक्निक अगर नहीं याद तो मैं करवा दूंगा, चले। सो एलिमिनेशन मेथड हो या रीस्टेटमेंट मेथड हो, ये वही है जो IAS 16 वाले हैं, यहाँ भी वही है। इसी तरह रीवैल्यूएशन सरप्लस को हम क्या करते हैं, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन के इक्वल हर साल ट्रांसफर कर लेते हैं रिटेन्ड अर्निंग में, यहाँ पे भी उसी तरह ही है। नई बात यह है कि IAS 38 एक शर्त लगाता है रीवैल्यूएशन मॉडल ऑप्ट करने से पहले। यानी इसका मतलब यह है कि रीवैल्यूएशन मॉडल ऑप्ट सिर्फ तब हो सकता है अगर ये शर्त पूरी हो जाए। तो ये शर्त क्या है? दैट देयर एग्जिस्ट्स एन एक्टिव मार्केट ऑफ द इंटेंजिबल एसेट। ये जो हम जिस भी एसेट को रीवैल्यू करने जा रहे हैं उसकी एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट करती है। एक्टिव मार्केट, ये टर्म स्टैंडर्ड में डिफाइन हुई है। आपको याद है कभी, शायद आपने बचपन में अगर इकोनॉमिक्स एग्जाम नहीं कराई थी, तो एक कॉन्सेप्ट था परफेक्ट कंपटीशन। देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ बायर, देयर इज लार्ज नंबर ऑफ सेलर, है ना, इस तरह की बातें थी ना। ये कुछ परफेक्ट कंपटीशन तो नहीं है, बट ये कुछ ऐसी बात। एक्टिव मार्केट क्या है? जहां पे एक्टिवली ये वाला एसेट ट्रेड होता है, जहां एक्टिवली इस एसेट के बायर एंड सेलर मौजूद होते हैं। ये मार्केट कोई डिजिटल मार्केट भी हो सकती है, नहीं दराज, अमेजोन, है ना, इस तरह की मार्केट भी हो सकती है, और ये मार्केट कोई फिजिकल मार्केट भी हो सकती है, शादरा, समनाबाद। तो मार्केट एक्टिव होनी ज़रूरी है। अगर कोई एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट करती है और आप ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि ये एक्टिव मार्केट कंटिन्यू करेगी,
तभी आप रीवैल्यूएशन मॉडल अडॉप्ट कर सकते हैं, वगरना आप रीवैल्यूएशन मॉडल अडॉप्ट करने से बाज आ जाएं, कॉस्ट मॉडल पे खड़े रहें। सो आपने एक ऐसा इंटेंजिबल एसेट बना लिया है जिसकी आज एक्टिव मार्केट है, लेकिन आप समझते हैं कि 2 साल में खत्म हो जानी है, रीवैल्यूएशन मॉडल अडॉप्ट नहीं हो सकता। एक एसेट है जिसकी आज एक्टिव मार्केट है ही नहीं, आप समझते हैं कल को हो जाएगी, आज नहीं है, रीवैल्यूएशन मॉडल अडॉप्ट नहीं हो सकता। जब एक्टिव मार्केट पैदा हो जाएगी और आप ये एंटीसिपेट करेंगे कि वो कंटिन्यू भी करेगी, फिर रीवैल्यूएशन मॉडल अडॉप्ट हो सकता है, वगरना रीवैल्यूएशन मॉडल अडॉप्ट ही नहीं हो सकता। ये एक नई बात थी IAS 38 में। दूसरी नई बात, अगर आपने एक एसेट को एक्टिव मार्केट होने की वजह से रिवैल्यू कर लिया एंड कॉन्ट्रेरी टू योर एक्सपेक्टेशन फ्यूचर में एक्टिव मार्केट खत्म हो गई, नाउ यू डोंट गो बैक, नहीं, अब हम रिवैल्यूएशन मॉडल पे ही रहेंगे, बस यू विल स्टॉप रिवैल्यूइंग इट बट यू विल कंटिन्यू टू रिमेन इन रिवैल्यूएशन मॉडल। आप अपनी आखिरी जो रिवैल्यूएशन हुई होगी उसी को ही डेप्रिशिएट करते जाएंगे आगे, बस फर्दर रिवैल्यू नहीं हो रहा, लेकिन आपका कहलाएगा रिवैल्यूएशन मॉडल ही। आप ये नहीं कह सकते कि जनाब मैं वापस जा रहा हूँ कॉस्ट मॉडल में, नहीं, वापस नहीं जा रहे, आप यहीं रहेंगे, ठीक है। और डेप्रिसिएशन इंटेंजिबल एसेट्स में उसको कहा जाता है अमोर्टाइजेशन, ठीक है। तो अमोर्टाइजेशन और डेप्रिसिएशन सिनोनिम है। IAS 16 में डेप्रिसिएशन का टर्म इस्तेमाल होता है, IAS 38 में अमोर्टाइजेशन का टर्म इस्तेमाल होता है, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है। तो आपने अब ये करना है कि जहाँ तक कल पढ़ा था उससे आगे है पैरा 3, और 4 वैसे तो मैंने 5 भी पढ़ा दिए। थ्री 4 5, ठीक है। डेप्रिसिएशन इज सेम, मैं आपको बता चुका। हाँ, उसमें सिर्फ ये बात बता देता हूँ कि एक इनटेंजिबल एसेट की यूजफुल लाइफ इनडेफिनेट भी हो सकती है। एक इनटेंजिबल एसेट की यूजफुल लाइफ इनडेफिनेट भी हो सकती है। अगर उसकी यूजफुल लाइफ इनडेफिनेट हो गई तो उसको अमोर्टाइज नहीं करेंगे अनटिल द लाइफ बिकम्स डेफिनेट। अगर इसकी लाइफ डेफिनेट नहीं है तो सारी जिंदगी अमोर्टाइज नहीं करेंगे, ठीक। आज है और कंटिन्यू टू एग्जिस्ट टिल द लाइफ ऑफ द एसेट। जी, थैंक यू वेरी मच।